Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions of information system audit. So my number is 9899123008 and in case of any feedback or in case of any professional help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एसेट. बड़ा ही नीरस सा टॉपिक है लेकिन इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे. तो हमारी स्टडी में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एसेट. तो बेसिकली हमारी स्टडी जो है हमें इंफॉर्मेशन एसेट से इंट्रोड्यूस कर रही है, लेकिन एक और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें, इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट. तो इंफॉर्मेशन एसेट और इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट दोनों डिफरेंट होते हैं. सबसे पहली चीज़ मैं दोबारा एम्फसाइज़ करूँगा, दोबारा रिपीट करूँगा कि इंफॉर्मेशन एसेट और इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट दोनों अलग होते हैं. माइनर सा डिफरेंसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे. तो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नीरस सा चैप्टर है और बोरिंग सा चैप्टर है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हिट नहीं करेंगे. तो एक एक चीज़ दिमाग में हिट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई चीज़ों को रीएम्फसाइज़ किया जाए. तो हमारी स्टडी जो है वो का ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एसेट, और ये हमें इंट्रोड्यूस कर रही है इंफॉर्मेशन एसेट से. इंफॉर्मेशन एसेट और इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट दोनों अलग होते हैं. तो सबसे पहले ये हमारी स्टडी ये बोलती है कि हम क्लासिफाई करेंगे इंफॉर्मेशन को. और इंफॉर्मेशन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन जो होगा, अगर कंपनी में अगर हम जाएंगे तो एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जाएंगे तो हम जो है इंफॉर्मेशन एसेट को क्लासिफाई करेंगे. तो उसे दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा और क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र होगा. असल में ऐसा था कि पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएं, एचआर डिपार्टमेंट में जाएं, तो क्या होता था कि एक एचआर मैनेजर बैठा होता था, 2-3 बंदे बैठे होते थे, उनके आगे रजिस्टर्स रखे होते थे. और रजिस्टर बड़ी मुश्किल से साल में कुछ रजिस्टर फिलअप कर लेते थे और फिर वो उसे गोडाउन में डाल लेते थे और उसमें ताला लगा लेते थे. और अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी है 2-3 साल की तो बड़ी मुश्किल से उस इन्फॉर्मेशन को निकालते थे. यानी कि इन्फॉर्मेशन निकालना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी. पुरानी इन्फॉर्मेशन निकालना तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी और बहुत सारा समय लगता था. मान लीजिए सपोज अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो बोलता था कि सर मैं ज़रा लेजर देख लूँ या फाइल देख लूँ, और टेबल वो अपने सिस्टम में जाएगा, फाइल निकालेगा, टाइम लेगा. कई बार क्या होता था कि वो 2-4 घंटे ले लेता था. और फिर अगर उसे गोडाउन में जाना, पुरानी फाइल है तो वो कहता था सर शिफ्ट हो गई ये फाइल, गोडाउन में चलेगी. बंदा गोडाउन जाएगा, वहाँ से फाइल देखेगा और उसको निकाल के लाएगा. तो इन्फॉर्मेशन निकालना ही इतना मुश्किल था कि इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहती थी हमेशा. इन्फॉर्मेशन इनसिक्योर रहने की का कॉज ही नहीं था, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो पुरानी इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन चली जाती थी. 3-4 महीने पुरानी इन्फॉर्मेशन हुई, रजिस्टर भरा और वो गोडाउन्स वगैरह में चली गई, या आपके वहाँ पर जो स्टोरेज स्पेस है उसमें चलेगी. और कोई डिपार्टमेंट के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसी बंदे के पास इन्फॉर्मेशन होती थी, किसी और के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी. लेकिन सिचुएशन चेंज हुई, आईटीआई सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होने लगी. अब इन्फॉर्मेशन कई लोगों को अवेलेबल होने लगी. आईटी डिपार्टमेंट को तो होने ही लगी, वो कस्टोडियन होता है सारी इन्फॉर्मेशन को. और एक इन्फॉर्मेशन डेटा ओनर को भी होने लगी. यानी कि 3 बंदे क्रिएट हो गए, डेटा ओनर, डेटा यूज़र और डेटा का कस्टोडियन. डेटा का कस्टोडियन जनरली आईटी डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि वो उसको इन्फॉर्मेशन को एडमिनिस्टर करता है. पहले क्या होता था, एडमिनिस्टर करता था जनरली. अगर आपने उसे फाइल दे दी, वो गोडाउन में जाके रख देता था और उसके बाद ताला लगा देता था. और फिर वो इन्फॉर्मेशन ढूंढना, एडमिन उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढने की कोई इच्छा ही नहीं थी एडमिन को, क्योंकि गोडाउन में जाना, उसको ढूंढना, उसको निकालना एक बहुत बड़ा एफर्ट होता था और कोई ये करना नहीं चाहता था. एडमिन भी ये नहीं करना चाहता था. अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तभी एडमिन उस इन्फॉर्मेशन को निकाल कर लेकर आता था.
लेकिन सिचुएशन जैसी हुई, क्लिक ऑफ द बटन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने लगी। अब आपकी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए सपोज आप फाइनेंस में हैं, तो फाइनेंस की इंफॉर्मेशन फाइनेंस के पास तो होती ही थी, और फाइनेंस का जो डेटा कस्टोडियन होता था, डेटा का कस्टोडियन होता था, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट के पास होने लगी। यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके मेल्स में हो सकती है, हार्ड ड्राइव्स में हो सकती है, कॉमन ड्राइव्स में हो सकती है। कंपनी के अंदर जो कॉमन ड्राइव है, मालूम पड़ा कंपनी में आप एक कंपनी में काम करते हैं तो एक ड्राइव होती है जो कॉमन ड्राइव बन सकती है, कई कॉमन ड्राइव बन सकती हैं, और वो ड्राइव में आप जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन उठा सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जब आप उस इन्फॉर्मेशन को उठाने की कोशिश करते हैं तो आप उसे ईजिली उठा सकते हैं, कई साल पुरानी इन्फॉर्मेशन उठा सकते हैं। आज की डेट में तो ऐसा है कि वाउचर्स आप स्कैन कर सकते हैं और उन वाउचर्स को हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं। जब भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लिक ऑफ द बटन में आपको वो मिल जाए, बशर्ते कि वो इन्फॉर्मेशन वो ड्राइव्स में जाने का राइट आपके पास हो। तो आज की डेट में इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल होने लगी, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन है आपकी मेल में है, ड्राइव्स में है, और जो हार्ड कॉपी है वो आपका चलेगी आपके गोडाउन्स वगैरह में या स्टोरेज स्पेस में चलेगी, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तभी उसकी तरफ देखता है। अदरवाइज़ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ड्राइव्स में है, और अगर किसी ने कहा कि 4 साल पुरानी मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाय द क्लिक ऑफ बटन वो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है। तो कई लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने लगी और कई यूज़र हो गए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ गई, इन्फॉर्मेशन इनसिक्योर होने लगी। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप एक पेन ड्राइव ले आइए, आजकल तो 2 TB 4 TB 8 TB तक आ गई है, आप एक 32 GB की वो ले आइए, पेन ड्राइव ले आइए, उसे डालिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए, और आपकी 2-3-4 साल की इन्फॉर्मेशन आप लेकर जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें होने लगी। तो अब आया क्लासिफिकेशन, मतलब ये एसेट को हमने नाम दिया इंफॉर्मेशन एसेट, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है और बहुत सारा डेटा होने लगता है, वो डेटा बिग डेटा में कन्वर्ट होने लगता है, आप उस डेटा के अनुसार बेटर डिसीजन ले सकते हैं, तो वहाँ पर क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, साइंस भी आ जाता है, और वो साइंस धीरे धीरे आपके इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करने लगता है। तो सबसे पहले हमने उसका बड़ा खूबसूरत नाम दिया इंफॉर्मेशन एसेट, और इंफॉर्मेशन एसेट ही नाम इम्पॉर्टेंट नहीं था, उसके अलावा भी एक और नाम क्रिएट करना पड़ा, वो था इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट, क्योंकि एक सिस्टम भी था जिसमें वो एसेट रखा जाता था। यानी कि अगर आपकी बैलेंस शीट है, अगर 10 साल की बैलेंस शीट है, तो अगर आपने अपने कॉमन ड्राइव में सेव की है तो वो तो आपका इंफॉर्मेशन एसेट हो गया, लेकिन जिस ड्राइव में सेव किए वो इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट हो गया। तो अलग टेक्निकल क्लासिफिकेशन आपको करने पड़े, क्योंकि आपको आपकी इन्फॉर्मेशन फास्ट मूव करने लगी। सिक्योरिटी आपको ये फाइंड आउट करना पड़ा कि किसके पास इन्फॉर्मेशन जानी है, किसके पास नहीं जानी, क्योंकि बाय द क्लिक ऑफ बटन वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटर को रिवील हो सकती थी। और पर्टिकुलरली ऐसे केस में जहाँ पर आप ड्रग इंडस्ट्री है, पहले क्या होता था, ड्रग इंडस्ट्री होती थी, उसमें रिसर्च होती थी, रैनबैक्सी जैसी कंपनीज होती, रैनबैक्सी तो नहीं, और भी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है जैसे एलीली वगैरह होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एलीली में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक ड्रग की आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर बड़ा एस्पिनाज होता है। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक ड्रग का रिसर्च हो रहा था, और जो ड्रग जो बंदा रिसर्च करता था वो गलती से रिसर्च पेपर एक डस्टबिन में डाल देता था, और उसे थ्रेशर में नहीं डालता था, उसे बिट्स और पीसेस में कन्वर्ट नहीं करता था, और वो बाहर कूड़े में चले जाता था। और कूड़े में बाहर दूसरी कंपनी ने कूड़े वाले को सेट किया हुआ था। यानी कि उन्होंने बोला था कि भाई ऐसा है कि यहाँ से जो कूड़ा आएगा वो हमें देना, हम उसको पैसा दे देंगे। वो कूड़ा उठाता था, दूसरी कंपनी को दे देता था, दूसरी कंपनी को पता चल जाता था रिसर्च किस स्टेज में है। तो इसमें बड़ा ही मेहनत लगती थी पहले, क्योंकि पेपर होता था, और मोस्टली केसेस में क्या होता था, पेपर बाहर जाना ज़रूरी नहीं है, बहुत कम बाहर जाता है। जैसे पेपर है, पेपर
आपने कट कर दिया तो बाहर नहीं जा सकता। वो पेपर, वो ड्राइंग्स जो हैं आपके, आप सीधे गोडाउन्स में बेचते हो या उसे लॉक करके रह देते हो। लेकिन अब सिचुएशन अलग होने लगी। सिचुएशन ये होने लगी कि आपका डेटा आपकी ड्राइव में है, और ड्राइव कई लोगों को अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी को तो अवेलेबल है। अगर आईटी में से किसी बंदे ने वो ड्राइव में से कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी कर ली, एक 32 GB की फाइल या एक TB की टेट्राबाइट लगाई और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके उससे दूसरी कंपनी को दे दी और रिज़ाइन करके बंदा चला गया और दूसरी कंपनी से अच्छे पैसे ले लिए, तो ये बंदा हमेशा कर सकता है। और अगर आपकी कंपनी में सपोज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिवीज़न भी हो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिवीज़न आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, तो वो भी, उसको भी डेटा एक्सेस होगा। अगर उसको डेटा एक्सेस होगा तो वहाँ पर मल्टीपल लोग हो जाएंगे जिन्हें डेटा एक्सेस होगा। तो एक ही कुछ ही सेकंडों में आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी पहुंच सकती है। तो ये अब ज़रूरी हो गया कि भाई इस इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई किया जाए, इस इन्फॉर्मेशन एसेट को क्लासीफाई किया जाए। तो दो तरीके से इसे क्लासीफाई किया गया, एक क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र, यानी इन्फॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन और यूज़र का क्लासिफिकेशन। यानी कि भाई इन्फॉर्मेशन के, हाँ अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र एक सेपरेट टॉपिक लेंगे, क्योंकि उसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई उसमें भी कई तरह के एक्सेस कंट्रोल्स लगा सकते हैं, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं। यानी कि भाई अगर मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है तो एक्सेस कंट्रोल रहेगा ही रहेगा, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है तो आप नीचे वाले को एक्सेस कंट्रोल कर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ERPs में होता है, जैसे पीपलसॉफ्ट वगैरह में क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज आपको एक वाउचर ओके करना है, तो वो मेन अथॉरिटी आपको दी हुई है, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो नहीं हो तो कुछ समय के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको ऑथराइज कर सकते हो नीचे वाले को, तो उसके पास ऑटोमेटिकली वो पावर आ जाती है। तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल होता है, और बहुत सारे अदर तरीके से डेटा का क्लासिफिकेशन होता है, डेटा यूज़र, डेटा ओनर और डेटा कस्टोडियन ऑफ डेटा। इस तरीके से यूज़र का क्लासिफिकेशन में हम इसे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इंफॉर्मेशन क्या है और उसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप में हो सकती है, पेपर डॉक्यूमेंट हो सकता है, कंप्यूटर डेटा हो सकता है, फैक्सेस हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, और कोई दूसरी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो उसी के अनुसार हम ये करेंगे कि भाई टॉप सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, या आपकी अनक्लासिफाइड है या सेंसिटिव है। इन्फॉर्मेशन सबसे इन्फॉर्मेशन जो किसी को नहीं पता होनी चाहिए वो टॉप सीक्रेट होती है, फिर सीक्रेट होती है, फिर कॉन्फिडेंशियल होती है, फिर सेंसिटिव होती है, फिर आपकी अनक्लासिफाइड होती है, यानी कि जनरल यूज़ के लिए किसी को भी दी जा सकती है, इस तरीके से होती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसके इंटेंडेड यूज़र के अनुसार आइडेंटिफाई करेंगे, इंटेंडेड ऑडियंस के अनुसार आइडेंटिफाई करेंगे और उसे ही हैंडल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर HR से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो HR के पास रहनी चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंस के पास रहनी चाहिए। कई इन्फॉर्मेशन जो HR के पास होती है वो फाइनेंस को भी चाहिए होती है। तो उस केस में क्या होगा मालूम पड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी डेटा है, तो सैलरी डेटा आपको पता होना चाहिए, सैलरी डेटा HR को पता होगा। और HR के बाद भी हो सकता है डिविजन्स हो आपकी कंपनी में, जैसे सेल्स डिवीजन है, सेल्स डिवीजन के हेड को सेल्स का पता होगा और सैलरीज पता होंगी। और सेल्स डिवीजन में हो सकता है आपके 4 जनरल मैनेजर हो और वो अलग अलग यूनिट्स देखते हो, और उनके यूनिट्स के नीचे जो जो बंदे हैं उनकी सैलरी उन्हें पता होगी। तो इस तरीके से इंटेंडेड ऑडियंस है, और वो डेटा कौन सा है, सैलरी का डेटा है। तो सैलरी का डेटा हाईली सेंसिटिव डेटा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आजकल क्या है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटीज़ वगैरह बन रही हैं कंपनी में, तो क्या होता है कि कंपनी
ये डेटा अनक्लासिफाइड है, सबको पता होना चाहिए कि कौन कमेटी, कौन उसके मेंबर है। उसके बाद डिसिप्लिनरी कमिटीज़ होती हैं कंपनी में, तो ये सब पता होना चाहिए कि क्या भाई डिसिप्लिन है, किस तरीके से है। अगर मान लिया सपोज़ आप कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ क्या होती है, कंपनी के इंटरनेट में अवेलेबल होती हैं, सारी की सारी पॉलिसीज़ वहाँ पर होती हैं, और कोई भी उस पॉलिसीज़ को देख सकता है। ये देख सकता है कि भैया मैं कितने किलोमीटर जाऊँगा तो क्या चार्ज करूँगा, कौन किसके पास राइट है, क्या चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो अनक्लासिफाइड होती हैं। और अगर मान लीजिए सपोज बैलेंस शीट है तो वो आजकल क्या है आपकी आरओसी की साइट में अवेलेबल है, हर कंपनी की बैलेंस शीट, तो वो भी अनक्लासिफाइड होगी। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज आपने कोई इन्फॉर्मेशन और पता करनी है कंपनी से कि भाई कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस है, उसकी क्या डिटेल है, किस डिवीजन का है, तो ये सारी की सारी अगर मान लीजिए सपोज आपकी सेगमेंटल रिपोर्टिंग नहीं है, सेगमेंटल रिपोर्टिंग है तो वो भी ओपनली अवेलेबल होगा। लेकिन अगर सेगमेंटल रिपोर्टिंग नहीं है तो वो ओपनली अवेलेबल नहीं होगा, और वो केवल डिपार्टमेंट को पता होगा। तो इंटेंडेड ऑडियंस कौन सा है, उसके अनुसार ये इन्फॉर्मेशन क्लासीफाई होनी चाहिए। तो एक बार आपने इन्फॉर्मेशन इंटेंडेड ऑडियंस के अनुसार क्लासीफाई कर दी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासीफाई करना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आपके इन्फॉर्मेशन की लेबलिंग होनी चाहिए और वो क्लियरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए। तो एम्प्लॉय को पता होगा कि भाई वो कैसे हैंडल करे इन्फॉर्मेशन को, कौन सी इन्फॉर्मेशन दे और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं दे, किसको एक्सपोज करे, किसको इन्फॉर्मेशन एक्सपोज नहीं करे। अगर कोई बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हर एक को अवेलेबल होती है। आपकी हिंदुस्तान में एमसी की साइट में जाइए आप, कंपनीज एक्ट उसमें सॉरी बैलेंस शीट निकाल लीजिए, वहाँ पर आपको बैलेंस शीट अवेलेबल होती है। तो अगर बैलेंस शीट आपको अवेलेबल है तो वो कोई अनक्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, वो आप किसी को भी दे सकते हैं। तो जो हमारी स्टडी बोलती है, हमारी स्टडी ये कोई एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारी स्टडी ये बोलती है, अब हम स्टडी को देख लेते हैं, थोड़ा सा नीरस है हमारी स्टडी। तो स्टडी ये बोलती है कि भैया सबसे पहले तो उसका हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन एसेट, यानी कि इन्फॉर्मेशन एसेट को आपके सामने इंट्रोड्यूस करिए। दूसरा इंट्रोडक्शन टॉपिक में वो ये बोलती है कि पहली मेजर प्रोसेस जो होगी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन को की होगी, यानी कि आप इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, इंटेंडेड ऑडियंस के अनुसार क्लासीफाई करेंगे और उसे हैंडल करेंगे अकॉर्डिंगली। तो इसके बारे में मैंने बता दिया है कि इंटेंडेड ऑडियंस कौन से हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन दो चीज़ होंगी, एक इन्फॉर्मेशन होगी, एक यूज़र होगी, दोनों का क्लासिफिकेशन होना है, इन्फॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन होना है, यूज़र का क्लासिफिकेशन होना है। और क्यों होना है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और उसको बहुत सारी यूज़र्स हो गए हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हो गई हैं और वो इन्फॉर्मेशन सेकंडों में एम्पेयर हो सकती है। तो उसका क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और क्यों क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है? इसलिए क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि सबको अपने सारी इन्फॉर्मेशन की लेबलिंग होनी बहुत ज़रूरी है और लेबलिंग होने के बाद क्लियरली एम्प्लॉइज़ को पता होना चाहिए कि कैसे इसको मैनेज करेंगे और मैनेजमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये पता होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कैसे हैंडल करेंगे और किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दो चीज़ें हो गई हैं, ऑप्टिमम हो गया है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करनी है लेकिन राइट टाइम पर जिसको देनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए। अगर मान लिया सपोज़ कोई डिसीजन लेना है कंपनी ने तो उसको राइट टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलनी चाहिए। दोनों चीज़ें हो गई हैं, बड़ा फाइन बैलेंसिंग हो गई, यानी कि एक तलवार हो गई है, जैसे कहते हैं डेमोक्लेस स्वॉर्ड हो गई है, यानी कि एम्प्लॉय को वो स्वॉर्ड लटकती रहती है। यानी कि अगर मान लिया सपोज़ आपने इन्फॉर्मेशन दे दी और जिसको नहीं देनी थी उसको दे दी तो प्रॉब्लम है। इसे डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी कहते हैं। जिसको देनी थी उसको दीजिए और जिसको नहीं देनी थी उसको मत दीजिए। सॉरी, इसे कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। इंटेग्रिटी तो अलग चीज़ होती है। इंटेग्रिटी जो डेटा कम्युनिकेट हुआ वो उसमें कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए, यानी गलत डेटा नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जैसी है वैसे हो जानी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी वो इम्पेयर नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो स्टडी बताती है वो बताती है कि सबसे पहला मेजर प्रोसेस है इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। और सारी इंफॉर्मेशन क्लासीफाई की जाएगी इंटेंडेड ऑडियंस के
के अनुसार और उसे अकॉर्डिंगली हैंडल किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पेपर डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और वो कौन कौन सी होगी, पेपर डॉक्यूमेंट हो सकता है, कंप्यूटर डेटा हो सकता है, फैक्सेस एंड लेटर हो सकता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, कोई दूसरी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। फिर हम इसे क्लासीफाई करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को, उसे लेबल करेंगे। यानी दो चीज़ करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे और लेबल करेंगे। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन एचआर की है, ये इन्फॉर्मेशन आईटी की है, ये इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट की है। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन क्लासीफाई की जाएगी। सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है, ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट है, ये इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है, ये अनक्लासिफाइड है। इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन क्लासीफाई की जाएगी और फिर उसे लेबल किया जाएगा कि फाइनेंस की है, इधर की है, एचआर की है, किधर की है। तो क्लासिफिकेशन और लेबलिंग दोनों अलग अलग चीज़ें। और लेबलिंग करने के बाद ये एम्प्लॉय को क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, जिससे कि एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि भाई मैनेजमेंट क्या उनसे एक्सपेक्ट करता है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन हैंडल होनी चाहिए, किसको इन्फॉर्मेशन एक्सपोज होनी चाहिए, किसको इन्फॉर्मेशन एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी मदद करने में ये हेल्प करता है। दूसरी चीज़ हमारी स्टडी कहती है क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र, यानी कि अगर हम यूज़र को क्लासीफाई करेंगे, ये नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करेंगे, दूसरा प्रोसेस होगा यूज़र को क्लासीफाई करेंगे। तो ये यूज़र को कैसे क्लासीफाई करेंगे, उनके रूल्स के बेसिस पर कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल्स हैं। तो इसमें एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स हम बनाएंगे, जैसे डिस्क्रिशनरी एक्सेस मॉडल और मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स बनाएंगे, जिससे हम उसके अनुसार यूज़र को डिटरमाइन किया जाएगा कि भाई कौन से यूज़र को कौन सा डेटा देना है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस का हेड है तो उसके पास सारी फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर उससे नीचे कोई बंदा है उसके पास उस डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मालूम पड़ा अगर पेबल का बंदा है तो पेबल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यानी कि अगर मान लिया सपोज एक ड्राइव है, ड्राइव में आपने वो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, हर बंदा अपनी इन्फॉर्मेशन रखता है, तो पेबल्स वाले की ड्राइव जो है वो पेबल्स वाले का हेड देख सकता है और उसका हेड यानी कि फाइनेंस हेड सारी इन्फॉर्मेशन देखता है। इसी तरीके से एचआर के केस में भी है। तो ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद हमारी स्टडी बताती है इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन प्रोसेस जो है हमारी स्टडी बोलती है वो दो चीज़ों का फोकस होगा और उसी के अनुसार क्लासीफाई होगी। एक होगा बिजनेस रिस्क और एक होगा डेटा वैल्यूएशन। यानी कि बिजनेस रिस्क ये डिटरमाइन करेगा कि भाई ये अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो कहीं ऐसा है तो नहीं कि कंपनी ही बंद हो जाए। अगर मान लिया सपोज आपके पास कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, ड्रग की रिसर्च कर रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन चलेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है आपकी कंपनी का और वो इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट रहनी चाहिए, अगर वो चलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि भाई इन्फॉर्मेशन का रिस्क क्या है और उसका वैल्यूएशन क्या है। अगर मान लिया सपोज आपका कोई ड्रग है, आप वो बना रहे हो, अभी उसको पेटेंट नहीं किया और अगर मार्केट में पता चल गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे इंटेल जैसी कंपनी अगर वो कोई चिप बना रही है, उसका पूरा डिज़ाइन अगर किसी को पता चल गया, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल वो 7 नैनोमीटर की चिप बना रही, 7 नैनोमीटर कुछ एटम्स वाइड चिप्स होती हैं, तो वो अगर किसी को पता चल गया और वो कंपनी को पहले उसके सीक्रेट्स पता चल गए और तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। उस डेटा का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, उससे वो अरबों खरबों डॉलर कमाएगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। वहाँ पर डेटा अगर चला गया तो बिज़नेस रिस्क भी है और डेटा वैल्यूएशन भी है। तो ये डेटा वैल्यूएशन की डेटा की क्या वैल्यू है। अगर बिज़नेस रिस्क मतलब अगर ये बिज़नेस रिस्क मतलब यानी कि अगर वो रिस्क को ऐसे क्लासीफाई किया जाएगा भाई इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस में क्या हार्म हो सकता है, रेपुटेशन का हार्म हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के बारे में हमारी स्टडी ये बोलती है कि कुछ सारी डेटा की सेम वैल्यू नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ डेटा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और कुछ डिपेंड करता है कि किसके लिए वैल्यूएबल है। कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए होता है, जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट ट्रेंड बिजनेस डिसीजन है उनके लिए होता है। तो कुछ डेटा ऐसा हो सकता है, ट्रेड सीक्रेट हो सकता है, फार्मूला हो सकता है, नए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो कि बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, जिसका लॉस जो है सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए, और पब्लिक एम्बेरसमेंट भी क्रिएट कर सकता है, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डेटा को क्लासीफाई करना पड़ेगा। और कई चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्क्लोज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि डिस्क्लोज़ ही होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की मैं कुछ
डिसिप्लिनरी कंपनी एक्सपेक्ट करती है डिसिप्लिन अडहेर करे, यानी कि इतने बजे आए इतने बजे जाए, वो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं वो डिस्क्लोज़ होना ही चाहिए। तो हमारी स्टडी फिर बोलती है इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब क्या बेनिफिट्स हैं हमारे क्लासिफिकेशन के लिए? सबसे पहली बात यह, अगर इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है तो इसका मतलब सब लोगों को पता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करती है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करती है। यानी कि सबको पता है कि भाई ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप नॉन प्रोटेक्टिंग रहेंगे डेटा को, ये करेंगे तो कंपनी में वो नहीं होगा। अगर पॉलिसी नहीं होगी तो एचआर वो नहीं, आपके डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं ले पाएगा आप पर। तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए पॉलिसी होनी चाहिए, और पॉलिसी होगी तो लोगों को पता होगा कि यार ये कमिटमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ऑयल बेस्ड कंपनी, एक्सॉन मोबाइल वगैरह कंपनी है, तो उसमें क्या है कि अगर इफ़ योर लैपटॉप इज़ लॉस्ट योर जॉब इज़ लॉस्ट, यानी कि अगर आपका लैपटॉप हो गया तो आपका जॉब खो गया। यानी कि लैपटॉप का इंक्रिप्टेड रहेगा, उसमें सारी चीज़ आपके पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन फिर भी अगर लैपटॉप खो गया तो आपका जॉब खो गया। तो कई वो वीपीज़, एक वीपी था, बहुत सीनियर वीपी था, और जिसका पैकेज करीब करोड़ रुपया साल था, उसका गलती से चोरी हो गया लैपटॉप, और उसकी गलती भी नहीं थी। कार में रखा हुआ था, किसी ने कार तोड़ी, लैपटॉप चला गया, उसका जॉब चला गया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट बताता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए। दूसरी चीज़ ये आइडेंटिफाई करता है, मदद करता है आइडेंटिफाई कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है, वाइटल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस पर ज़्यादा प्रोटेक्शन लगा लेते हैं और बाकी में नहीं लगा लेते हैं। जो ABC एनालिसिस हमने पढ़ा, ए है तो बहुत ज़्यादा वाइटल इन्फॉर्मेशन उस पर बहुत ज़्यादा करेंगे, सी है तो कम करेंगे। तो इसी तरीके से हम उसको क्लासीफाई करते हैं, टॉप सीक्रेट इस तरीके से सेंसिटिव है कि नहीं है, इस तरीके से अनक्लासिफाइड है, इस तरीके से हम उसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये है कि जो CIA है, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इसके टेनेंट को सपोर्ट करता है। यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए, ये इसके लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इंटेग्रिटी यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसी तरीके से वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी यानी जिस व्यक्ति को अवेलेबल होनी चाहिए उसको अवेलेबल होनी चाहिए, और जिसको नहीं होनी चाहिए उसको नहीं होनी चाहिए। तो ये CIA के टेनेंट्स, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, और ये CIA बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी CIA के चारों तरफ चलती है। CIA US की जासूस एजेंसी CIA, और ये जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है वो CIA के चारों तरफ चलती है। अगर आप 8 टू मेमोरी याद रखना चाहते हैं तो इस तरह से याद कर रख सकते हैं। CIA मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। उसके बाद ये है कि ये हमें मदद करती है कि कौन से प्रोटेक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे किस इन्फॉर्मेशन के लिए, और फिर फाइनली कुछ इन्फॉर्मेशन रेगुलेटरी कंप्लायंस और लीगल रीजन के लिए होनी चाहिए, और उसके लिए अकॉर्डिंगली हम डील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके PF के रिकॉर्ड्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स 8 साल के लिए रखने चाहिए। कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट बोलते हैं कि 8 साल तक वो ये रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। तो आप 8 साल तक इन रिकॉर्ड्स को रखोगे, तो ये इन रिकॉर्ड्स आपको चाहिए रेगुलेटरी कंप्लायंस और लीगल रीज़न की वजह से। तो यहाँ लीगल कंप्लायंस और लीगल रीज़न या रेगुलेटरी रीज़न आपको मैंडेट करते हैं ये इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा, या आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इस रजिस्टर में जाएगी। जैसे PF का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ESI का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और सैलरी पे मस्टर रूल या सैलरी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कंप्लायंस रीज़न है, तो ये सारा आपको रखना ही पड़ेगा। तो उसके अलावा जो इससे पहले मैंने बोला कि ये हेल्प करता है कि कौन सा प्रोटेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा किस इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। 3 या 4 आदमी है उसे पता हो, या 5 आदमी पता हो, या 10 आदमी, जो भी जितना है उतना पता हो। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कुछ ज़्यादा लोगों को पता हो, और फिर किस डिवीज़न को पता हो। मान लो R&D है तो R&D को पता हो। अगर फाइनेंस है, अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाई ये मटेरियल है, तो उस मटेरियल की इन्फॉर्मेशन अगर कोई कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है आपके वहाँ, वो कॉस्ट भेज रहा है, तो केवल कॉस्टिंग डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और किसी को नहीं पता होनी चाहिए। और उसमें भी वो कॉस्ट अकाउंटेंट जो काम कर रहा है और डिपार्टमेंट हेड है उसी को पता होनी चाहिए, और बाकी किसी को पता नहीं होनी चाहिए। ड्रग की इन्फॉर्मेशन की, ये ड्रग बनाते हुए क्या क्या मटीरियल यूज़ हो रहा है,
मालूम पड़ा आप एल्जाइमर का ड्रग बना रहे हैं, भूलने वाली बीमारी का ड्रग बना रहे हैं। अब वो ड्रग में आप बहुत ज़्यादा, वैसे तो आज तक अभी बना नहीं है उसका ड्रग, लेकिन मान लीजिए सपोज आपकी कंपनी है, ले है बहुत बड़ी कंपनी है, आप उसका ड्रग बना रहे हो और आपको पता चल जाता है कि भाई दूसरी कंपनी को पता चल जाता है कि ये उसमें कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के पास आता है कि भाई हमें ये मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, इसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी, मालूम पड़ा ये केमिकल्स यूज़ होंगे। तो वो केमिकल्स जो है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट उसकी कॉस्टिंग करता है और वो इन्फॉर्मेशन कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का बंदा बाहर जाकर दूसरी कंपनी को दे देता है, जॉनसन एंड जॉनसन को दे देता है या किसी और को दे देता है। वैसे बहुत प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल चोरी नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी एग्जांपल वो दे देता है, तो फिर काफ़ी लॉस हो जाएगा। मालूम पड़ा जॉनसन एंड जॉनसन भी उस ड्रग को बनाने की कोशिश कर रही है और काफ़ी आगे तक पहुंच गई है, तो उसे पता चल जाता है कि इतना इंग्रेडिएंट ये यूज़ कर रही है, तो वो दूसरी कंपनी पीछे हो जाती है, पहली कंपनी जाके पेटेंट कर देती है, दूसरी कंपनी का R&D पीछे रह जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का पहला मॉड्यूल। आगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। Thanks. In case of any feedback, you can contact me at my number 9899123008. Thanks again.